नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम सुदामा पांडे धूमिल की कविता घर में वापसी पढ़ेंगे। ये कविता धूमिल की एक प्रमुख कविता है जिसमें गरीबी से संघर्षरत परिवार की व्यथा कथा है। मनुष्य संसार की भागम भाग भरे जीवन से राहत पाने के लिए स्नेह, ममत्व, अपनत्व और सुरक्षा भरे माहौल में घर बनाता है और उसमें रहता है। यह विडंबना ये है कि तमाम रिश्ते नातों, स्नेह और अपनत्व के बीच गरीबी की दीवार खड़ी है। गरीबी से लड़ते लड़ते अब इतनी भी ताकत नहीं रही कि रिश्तों में ऊर्जा का संचार पैदा करने हेतु कोई चाबी बनाई जा सके और इस जटिल ताले को खोला जा सके। कविता में एक ऐसे घर की आकांक्षा है जहां गरीबी दीवार की तरह बाधक ना हो, माँ, पिता, बेटी, पत्नी आदि का स्नेहिल वातावरण हो ताकि जीवन संघर्ष में घर का सुख प्राप्त हो सके। आइए हम पढ़ते हैं धूमिल जी की प्रसिद्ध कविता घर में वापसी। मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं। माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। पिता की आंखें लौह साए की ठंडी शलाखें हैं। बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं। पत्नी की आंखें आंखें नहीं, हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं। कवि अपने घर के सदस्यों का परिचय देते हुए कह रहे हैं कि मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें रहती हैं। तो कवि के कहने का भाव ये है कि उसके घर में 5 सदस्य रहते हैं, लेकिन उन 5 सदस्यों का परिचय कवि ने उनकी आंखों से दिया है। माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। सबसे पहले कवि अपनी माँ का परिचय देते हुए कहते हैं कि मेरी माँ की आंखें तीर्थ यात्रा पर निकली हुई उस बस के 2 पंचर पहियों की तरह हैं जो अपने पड़ाव से पहले ही जिसके पहिए पंचर हो गए हैं और वह वहीं रुक गई है। कवि ने अपनी माँ की आंखों के लिए बस के 2 पंचर पहियों का उपमान दिया है। ये एक नया भी है और मार्मिक भी है। कवि को अपनी माँ की आंखों को में एक निराशा झलक रही है। जीवन में कोई भी उमंग शेष नहीं दिखाई दे रही। उसे लगता है कि उसकी माँ की आंखों में इस घर के प्रति अब संतुष्टि दिखाई नहीं दे रही। वह लाचार सी आंखें, उसकी आंखों में लाचारी दिखाई दे रही है। फिर दूसरा सदस्य जो है उसके पिताजी हैं और अपने पिताजी का परिचय देते हुए कवि कहते हैं कि मेरे पिता की आंखें लौह साए की ठंडी शलाखें हैं। लौह साए, लोहा पिघलाने के लिए जो भट्ठी होती है उसे लौह साए कहा जाता है, और शलाखें, छड़ें, रॉड्स। कहते हैं कि मेरे पिता की आंखें लोहा गलाने वाली भट्ठी में पड़ी हुई ठंडी 2 लोहे की छड़ों की तरह हैं। कहने का भाव ये है कि उसके पिता की आंखों में एक जड़ता है। कहीं भी किसी भी तरह की कोई उमंग उनमें दिखाई नहीं दे रही है। तीसरा सदस्य कवि की बेटी है और बेटी का परिचय कवि उसकी आंखों से देते हैं। कहते हैं कि बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं और मेरी बेटी की आंखें मंदिर के दीवट पर रखे हुए जलते हुए घी के 2 दियों की तरह हैं। घी के दिए जलना एक पवित्रता का एहसास भी है। जलता हुआ दिया रोशनी भी देता है, प्रकाश देता है। अंधकार उसकी आंखों के सामने टिकता नहीं है। तो कवि को लगता है कि उसकी बेटे जो है उसकी आंखों में महत्वाकांक्षा है, रंगीन सपने हैं और जीवन में बेहतर करने की अपार संभावनाएं उसकी आंखों में कवि को दिखाई देती हैं। चौथे सदस्य के रूप में कवि अपनी पत्नी का परिचय देते हैं और कहते हैं कि पत्नी की आंखें आंखें नहीं हैं, हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं। कवि को लगता है कि उसकी पत्नी की आंखें आंखें नहीं हैं बल्कि हाथ हैं, क्योंकि उन आँखों में ना कोई निराशा है,
ना कोई शिकायत है, ना कोई सपना है। उन आँखों में केवल और केवल कवि को अपने लिए एक ऐसा विश्वास दिखाई देता है जो विश्वास कवि को हर परिस्थिति में सहारा देता है, थाम लेता है। इसलिए उसे लगता है कि उसकी पत्नी की आँखें आँखें नहीं हैं, बल्कि वो हाथ हैं जो हर परिस्थिति में उसको सहारा देने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। तो इस तरह से अपने घर के 4 सदस्यों का परिचय कवि ने दे दिया है। 5वां सदस्य कवि स्वयं है। ऐसा परिचय जो है कवि ने क्यों दिया है? आँखों के माध्यम से अपने परिवार के सदस्यों का परिचय देने के पीछे क्या उद्देश्य होगा, आगे उसको थोड़ा और व्याख्यायित करते हैं। वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं, बीच की दीवार के दोनों ओर, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। कवि कहता है कि हम 5 सदस्य आपस में सगे संबंधी हैं, हमारे बीच रक्त संबंध है, हम एक दूसरे के बहुत पास रहते हैं, करीब रहते हैं। लेकिन हमारे लिए विडंबना की बात यह है कि हमारे रिश्तों के बीच एक गरीबी की ऐसी दीवार खड़ी हो गई है जो साथ रहते हुए भी हमें एक दूसरे के हृदय के समीप नहीं आने देती। और ये दीवार है कि हटने का नाम नहीं लेती। कवि कहता है कि हम पेशेवर गरीब हैं। पेशेवर गरीब जैसे लोगों का पीढ़ी दर पीढ़ी कोई व्यवसाय होता है, वो अगली पीढ़ी संभाल लेती है, फिर उसको अगली पीढ़ी संभाल लेती है। तो कवि का पेशा तो गरीबी है, जो पीढ़ियों से उनके हिस्से आई है और जो कभी हटने का नाम नहीं लेती। इसलिए ये गरीबी की दीवार रिश्तों के बीच इतनी मजबूती से खड़ी है कि परिवार के सदस्य साथ होते हुए भी दिल से पास महसूस नहीं होते। ना वे एक दूसरे की भावनाओं को मुख भाषा से व्यक्त कर पाते हैं, ना एक दूसरे का हाल जो है पूछ सकते हैं। केवल आँखों से ही उनके मनोभाव व्यक्त होते हैं। कवि कहता है कि रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं हैं, और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते कि हम उससे एक ताली बनवाते और भाषा के भुन्ना सी ताले को खोलते। ताली का अर्थ है चाबी। कवि को लगता है कि हमारे बीच खूनी रिश्ता तो है, माता भी है, पिता भी हैं, भाई भी है, बेटी भी है, पत्नी भी है, लेकिन इन रिश्तों में खुलापन नहीं है। कहने का भाव ये है कि रिश्तों में जो अपनापन होता है, एक दूसरे के हालात के बारे में जानने और बताने के लिए जो एक भाषा माध्यम बनती है, वो हमारे रिश्तों के बीच नहीं है। और हमारे रिश्तों में एक तरह से संवादहीनता की स्थिति आ गई है। हमारे रिश्तों पर भाषा ने एक मजबूत ताला जड़ दिया है, और हमारे खून में इतना भी लोहा नहीं है कि हम कोई एक छोटी सी चाबी बना पाते, और भाषा ने जो ताला हमारे संबंधों पर डाल दिया है, हम उस ताले को खोल पाते। कवि के कहने का भाव ये है कि खून के रिश्तों में तो इतनी ऊर्जा होनी चाहिए, इतनी ऊष्मा होनी चाहिए, इतना अपनापन होना चाहिए कि हर बंधन को वो तोड़ दे। लेकिन क्या हमारे खून में इतना भी अपनापन नहीं बचा? क्या हमारे खून में इतनी भी ऊर्जा नहीं बची कि हमारे बीच जो एक संवादहीनता का ताला पड़ा हुआ है, हम उसको तोड़ सकें? रिश्तों को सोचते हुए, आपस में प्यार से बोलते, कहते ये पिता हैं, ये प्यारी माँ है, ये मेरी बेटी है, पत्नी को थोड़ा अलग करते, तू मेरी हमसफ़र है, हम थोड़ा जोखिम उठाते, दीवार पर हाथ रखते और कहते ये मेरा घर है। कवि को लगता है कि रिश्तों का परिचय इस तरह से नहीं दिया जाना चाहिए। रिश्तों में सबसे बड़ी विशेषता होती है प्यार, रिश्तों में सबसे बड़ी विशेषता होती है खुलापन। तो हम प्यार से इन रिश्तों पर विचार करते, इन रिश्तों को निभाते और प्यार से हम एक दूसरे का परिचय देते। मैं अपने पिताजी के लिए ये कहता कि ये मेरे पूजनीय पिताजी हैं, ये मेरी प्यारी माँ हैं,
बेटी को भी अपने उसके संबंध से मैं बताता ये मेरी प्यारी बेटी है, और पत्नी के लिए तो मैं कुछ इस तरह से परिचय देता कि ये मेरी हमसफ़र है, हमेशा मेरा साथ देने वाली है। और फिर हम थोड़ा जोखिम उठाते और अपनी दीवारों पर हाथ रखते और बड़े गर्व के साथ कहते कि ये मेरा घर है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस कविता में आज के समाज की उस विडंबना की ओर संकेत है कि जिसमें लोग एक ही घर में इकट्ठे रहने के बावजूद एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पाते, एक दूसरे से खुलकर बात नहीं कर पाते, साथ रहते हुए भी एक दूसरे से कटे कटे से रहते हैं। उनमें एक अलगाव की स्थिति रहती है। घर में कहने को तो इकट्ठे रहते हैं, लेकिन उनके दिलों के बीच दूरियां हैं। भाषा में ने एक ऐसा ताला उनके संबंधों पर जड़ दिया है कि रिश्तों में खुलापन पूरी तरह से समाप्त हो गया है। प्यारे विद्यार्थियों, घर ईंट पत्थर आदि से नहीं बनता। घर बनता है घर में रहने वाले लोगों के अपनेपन से, घर में रहने वाले लोगों के प्रेम से, स्नेह से, ममता से, और घर सुरक्षा का माहौल पैदा करता है। लेकिन आज सबसे ज़्यादा त्रासद स्थिति हमें घरों में ही झेलनी पड़ती है, भुगतनी पड़ती है। ये हमारी सबसे बड़ी विडंबना है। तो कवि ने इसी विडंबना को इस कविता में उजागर किया है। कविता को काव्य सौंदर्य की दृष्टि से देखें तो कवि ने अपने घर के सदस्यों का परिचय उनकी आँखों से दिया है, और आँखों के लिए हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग उपमान दिए हैं। अपनी माँ की आँखों के लिए तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहियों का उपमान दिया है। पिता की आँखों की तुलना लोह साएं की ठंडी शलाखों से की है। बेटी की आँखों की तुलना मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दियों की तरह की है। तो इस तरह से ये उपमान एक नए उपमान हैं, लेकिन बड़े ही मार्मिक और सार्थक उपमान हैं। इन उपमानों की वजह से कविता सरल भाषा में होते हुए भी बिंबात्मक रूप धारण कर लेती है। बिंबात्मक भाषा वहाँ होती है यहाँ हमें वर्णन की गई घटना का पूरा चित्र मन मस्तिष्क पर उभरना शुरू हो जाए तो वो भाषा बिंबात्मक होती है। इसमें कवि ने करीब, ग्रीब, पेशेवर जैसे उर्दू शब्दों का प्रयोग भी किया है। इसी तरह से भुन्नासी जैसा एक देसी शब्द भी यहाँ प्रयोग किया है। तो कुल मिलाकर इस कविता की भाषा साधारण बोलचाल की है, और जो इसकी शैली है वो वार्तालाप जैसी शैली है। तो ये थी हमारी कविता घर में वापसी। मैं आशा करता हूँ कि इस कविता को समझने में आपको अवश्य मदद मिली होगी। धन्यवाद।